ओके, ये है मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 3। दिस इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर की क्लास नंबर 3। सबसे बढ़िया होगा कि तुम इस क्लास को साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, क्योंकि ऐसा कुछ एनालिटिकल इसमें है नहीं, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल्स वाला है नहीं जो तुम्हें बाद में बैठ के प्रैक्टिस करना पड़े। बेसिकली कुछ थ्योरी सी है, और अगर वो तुमको थ्योरी समझ में आ गई अच्छे से, तुम बहुत आसानी से इस चैप्टर में नंबर लेके आ सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। सो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अभी तक जो हमने मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में पूरी की पूरी पिछले 2 क्लासेस में जो पढ़ाई किया उसको बहुत ही ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिज्म जब डिस्कवर हुआ तो वो टर्की ग्रीस वाली साइड कुछ शेफर्ड्स थे। शेफर्ड्स वो लोग होते हैं जो भेड़ें चराते हैं, अ हर्ड ऑफ शीप। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो उनके जूते थे वो जमीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। फिर उन्होंने रियलाइज किया ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके जूतों में नेल्स हैं, आयरन नेल्स। तो उन्होंने रियलाइज किया कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे अर्थ तुमको अट्रैक्ट करता है। और अर्थ ऐसा नहीं है कि हर चीज को अट्रैक्ट करता है, वो अर्थ किसी किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। तो उन्हें लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब ऐसी जादू वाली चीज लगी उनको, है ना। फोर्स वोर्स तो न्यूटन भाई साहब ने समझा दी थी ऑलरेडी हमको, कि फोर्स होती है, एक्सेलरेशन होती है, लॉज ऑफ मोशन होते हैं, ये सब तो हमको पता चल गया था। लेकिन ये एकदम से उनके सामने एक फोर्स आई जिसका कुछ अता पता ही नहीं था, कोई धक्का तुमको मार नहीं रहा है, फिर भी भाई तुम नीचे जाते जा रहे हो। तो उन्हें लगा कि यार ये तो बहुत ही ऐसी जादू वाली चीज होगी, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया मैग्नीशिया। मैग्नीशिया। उसके बाद डिस्कवर किया उन्होंने कि भाई मैग्नेटिज्म नाम की कोई चीज होती है, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि दूसरे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि ब्रास, निकल, आयरन जैसे मटेरियल्स को ये मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया मैग्नेटिज्म। और सबसे पहला इस्तेमाल जो मैग्नेटिज्म का किया था वो एक चाइनीज वॉरियर ने किया था। उन्होंने बेसिकली एक बार मैग्नेट को यूज किया डायरेक्शन को पता करने के लिए। उससे पहले डायरेक्शन को पता करने का उनके पास एक ही तरीका था, झंडा। जब हम पतंग उड़ाते हैं ना, तो एक एक तुमने देखा होगा, यू नो गुरनूर, तुम तो पता ही होगा, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हम ऊपर जाके हवा चेक करते हैं, राइट। तो तुम एक झंडा ले जाओ, तो वो जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा मतलब कि उस डायरेक्शन में हवा बह रही है। लेकिन इसकी दिक्कत पता क्या है, वो जो झंडा है, हवा तो चेंज होती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। अभी मान लो आज सुबह का जो वेदर रिपोर्ट है वो मेरे को दिखा रहा है कि आज सुबह हवा फ्लो करेगी साउथ से नॉर्थ की तरफ। लेकिन आज दोपहर को जो हवा फ्लो करेगी वो ईस्ट से वेस्ट हो जाएगी या फिर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। हवा की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसलिए हवा को डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए इतना रिलायबल हम नहीं मानते। लेकिन मैग्नेटिज्म का तो बहुत ही सीधा सा फंडा है यार। ये जो तुम्हारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इसको तुम कहीं पे भी ले जाओ दुनिया में, ये हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ अपने आप को ओरिएंट कर लेगा। तो इसलिए इसका सबसे पहला इस्तेमाल चाइना के एक राजा ने किया था लड़ाई करने के लिए। उन्होंने अपने चैरियट के आगे एक वार मैग्नेट लगा दिया जिससे उनको डायरेक्शन का पूरा पूरा पता चलता रहा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की, ये हर जगह पे सेम नहीं होती, ये हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट वैल्यू आती है इसकी। और जो डिफरेंट वैल्यू आती है वो भी बहुत छोटी सी वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू होती है 0.1 टू 0.5 गॉस। हम जो भी इस चैप्टर में कैलकुलेशन करेंगे, अगर हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे या फिर हम जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में, उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमेशा तुमको मिलेगी गॉस में। 0.5 गॉस, 2 गॉस, 3 गॉस, 4 गॉस, इस तरीके से, क्योंकि गॉस एक बहुत ही छोटा टर्म होता है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने का। ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक, वैसे तो देखो लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर। लेकिन मान लो मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें मैं ये पेन नहीं है, इसकी मैं नीडल बनाता हूँ। पेन भी नहीं बनाता, पेन की ये ऊपर वाली ये नीडल बनाता हूँ, बहुत छोटी सी तुमको दिख रही होगी। मान लो ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो भाई हम मीटर में काम थोड़ा ना करेंगे। मैं अपने एम्प्लॉयज को ये थोड़ा ना बोलूंगा कि अच्छा एक नया पेन बनाओ जिसकी नीडल जो होगी वो होगी 0.00000012 रेडियस की, है ना। ये थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा मेरे लिए। तो फिर मैं यूज करूंगा इसमें मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। अब तुम बोलोगे कि भाई मिलीमीटर क्यों यूज कर रहे हो, एसआई यूनिट तो लेंथ की माइक्रो मीटर है।
तो मैं बोलूंगा कि ठीक है एसआई यूनिट उसकी मीटर है, लेकिन मेरे को अपनी कन्वीनियंस के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए मेरे को माइक्रोमीटर चाहिए फिलहाल। सिमिलरली जब हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं, अब देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरे को मेजर करनी है, उस दिन हमने देखा था ना इसके साथ वो चिपक गया था, इसकी अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड मेजर करनी है तो ठीक है टेस्ला वेस्ला अपना चल जाएगा। लेकिन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा थोड़ा ना है। मान लो ये आयरन है, ठीक है, मेरे पास कुछ आयन का सामान है, वो मैंने अर्थ में रख दिया, तो वो अर्थ की तरफ चिपकता थोड़ा ना नीचे जाके। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि अर्थ के पास एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो बहुत छोटा है, और उस बहुत छोटे मैग्नेटिज्म को मेजर करने के लिए हम टेस्ला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस बहुत छोटे मैग्नेटिज्म को मेजर करने के लिए हम गॉस का इस्तेमाल करेंगे। एंड टू गिव यू अ कंपैरिजन ऑफ गॉस एंड टेस्ला, यू कैन नोट दिस, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -4 टेस्ला। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो याद रखना एक गॉस होता है 1/10,000 टेस्ला के। ठीक है जी। उसके बाद हमने बात की थी कि ओरिजिन कैसे हुआ होगा, ये हम रिवाइज कर रहे हैं कल और परसों वाली क्लास। उसके बाद हमने बात की थी कि ओरिजिन कैसे हुआ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो काफी सारी अजम्पशंस थी इसमें। दो अजम्पशंस बेसिकली जो मेन थी, उसमें से पहली अजम्पशन ये थी कि अर्थ के नीचे एक बार मैग्नेट होगा, उस बार मैग्नेट की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं और जगह जगह पे हमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी दिखाई पड़ती है। लेकिन ये जो अजम्पशन थी इसको गलत प्रूव कर दिया गया था, क्योंकि लोगों ने बोला कि यार अगर अर्थ के नीचे मैग्नेट है तो वो मैग्नेट इतने हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अर्थ के नीचे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अर्थ के नीचे का ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि अर्थ के नीचे से वॉल्केनोज निकल जाते हैं, अर्थ के नीचे से लावा निकलते हैं, अर्थ के नीचे से पूरा का पूरा पहाड़ जल जाता है। तुमने देखा होगा ना कि पूरा का पूरा पहाड़ है। देर आर सम हॉट माउंटेन्स, देर आर ऑल्सो सम हॉट वाटर पूल्स। अगर तुम हिमाचल वाली साइड जाओ, यू नो मणिकरण साहब, और यू गो टू दीज प्लेसेस, देर आर हॉट वाटर पूल्स, देर आर अ लॉट ऑफ हॉट वाटर पूल्स इन न्यूजीलैंड। हिमाचल में भी हमारे कुछ हॉट वाटर पूल्स हैं, आई हैव बीन देयर माई सेल्फ। वहां पे अगर तुम गए हो, तुमने देखा होगा वो जो खाना भी पकाते हैं ना, वहां पे गुरुद्वारा है, ठीक है, मणिकरण साहब, वहां पे जो लंगर मिलता है ना, तो वो जो लंगर बनता है वो उसमें बनता है, लाइक यू नो देर आर नो गैस स्टोव्स और नथिंग। तो वो जो अंदर से जो पानी निकल रहा है गर्म, वहां पे पकाया जाता है तुम्हारा खाना। ठीक है, अब अंदर से इतना गर्म पानी निकल कहां से रहा है, मतलब कि अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा। और अगर सरफेस पे इतना ज्यादा टेम्परेचर मेरे को दिखाई पड़ रहा है, तो नीचे जमीन के अंदर तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होगा, राइट। और जमीन के ज्यादा नीचे अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर है, उसमें तुम्हारा बार मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो उससे ही हमने कंक्लूड किया कि दूसरी अजम्पशन ये हो सकती है कि यार जमीन के नीचे ना मेटेलिक मोल्टन फ्लूइड्स पड़े हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है ही। तो जमीन के नीचे क्या हो सकता है, मेटेलिक मोल्टन फ्लूइड्स, मेटेलिक मोल्टन फ्लूइड्स। ये जो मेटेलिक मोल्टन फ्लूइड्स हैं, सबसे पहले क्योंकि ये मेटल्स हैं, तुम्हें पता है मेटल्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं मेटल्स। क्योंकि नीचे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इतनी ज्यादा गर्मी में इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने शेल में से बाहर निकल जाते होंगे। लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड वाले में लेट्स से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। क्योंकि नीचे अर्थ के नीचे गर्मी बहुत ज्यादा है, उस गर्मी की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एटम में से बाहर निकल जाते होंगे, और जो हमारे पास यहाँ पे बच गया दैट इज अ पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन बच गया, मतलब हमारे पास नीचे जमीन के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी या फिर मैग्नेटिज्म तो तब कंडक्ट होता है ना जब ये चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव कर रहे हो। और ये चार्ज्ड पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं वो हमको ऑब्वियसली क्लियर हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी पूरी की पूरी जो धरती है वो घूम रही है। हमने सुन रखा है ना कि अगर ये जो धरती है इसकी कुछ एक्सिस होती है यहाँ पे, एंड वो अपनी एक्सिस के अराउंड धरती इस तरीके से घूम रही है। कितने दिन में ये घूम जाती है एक बार, एक दिन में। ठीक है, 3 मूवमेंट्स हो रही हैं देखो। ये तो है अपना अर्थ, ये है तुम्हारा सन, नए पेज पे लिखते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा अर्थ, ये है तुम्हारा सन। ओके,
ठीक है, इतना बड़ा बनाने की जरूरत थी मेरे को। तुम एक बार रेडियस चेक करना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अर्थ बहुत छोटू सा है सन के सामने। और अर्थ का भी एक छोटा सा वो है, मून। तो ये भाई साहब अर्थ के अराउंड कितने दिन में एक चक्कर काट जाते हैं? 27.4 दिन में। और अर्थ सन के अराउंड कितने दिन में चक्कर काट के आती है? 365 दिन में। इन दोनों मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिज्म नहीं प्रोड्यूस होता। मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है तीसरी मूवमेंट की वजह से, जो कि अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड ही कर रही है। दो चीजें हैं ना, एक होती है रोटेशन और एक होती है रेवोल्यूशन। ये वो रेवोल्यूशन नहीं है जो भगत सिंह लेके आए थे, वो अलग थी। ये रेवोल्यूशन है कि जब कोई चीज किसी और चीज के अराउंड घूम रही हो, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। और जब कोई चीज अपनी किसी एक्सिस के अराउंड घूम रही हो, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पेन है, ठीक है, इसको मैं अगर ऐसे ही घुमाने लग जाऊं, तो ये तो होगी रोटेशन। लेकिन अगर इस पेन को मैं इस लैपटॉप के अराउंड घुमाने लग जाऊं, ये होगी रेवोल्यूशन। ठीक है। तो जो इसकी अपने एक्सिस के अराउंड अर्थ की रोटेशन हो रही है, उस घूमने की वजह से जो यहाँ पे आयंस इसके पास हैं नीचे वाली बेल्ट में, वो सारे के सारे आयंस भी मूव करने लग जाते हैं। और उन आयंस की मूवमेंट की वजह से वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ्स इनकोर सरफेस। ठीक है जी। फिर ये वाली देखो, है तो ये वाली भी assumption, क्योंकि नीचे जाके किसी ने देखा नहीं है, और नीचे ना तो तुम जा सकते हो। स्पेस में जाना फिर भी आसान है, तुम चांद पे जा सकते हो, तुम मार्स पे जा सकते हो। और अब तो हमारा चंद्रयान 2 वगैरह कुछ प्रूफ आ गया उसका कि वो पहुंच गया ऊपर, है ना। सो स्पेस में जाना फिर भी कंड्यूसिव है, लेकिन अंदर जाना, जमीन के अंदर जाना बहुत डिफिकल्ट है। स्पेस के अंदर क्या है, देखो, एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो तुम क्या करो, अपना ऑक्सीजन का जुगाड़ करके चले जाओ, स्पेस सूट बना लो और ऑक्सीजन का सिलेंडर लो, और तुम स्पेस पे जा सकते हो। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो आती है पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। काफी लोग जा चुके हैं, चांद पे जा चुके लोग। लेकिन तुम सोच के देखो यार, जो ह्यूमन माइंड ने इतना दिमाग लगा लिया कि मैं चांद पे जाके देखूंगा कि क्या है, तुम सोचो उस माइंड को क्यूरियोसिटी नहीं हुई होगी कि मैं जाके जमीन के अंदर जाके देख के आऊं कि क्या हो रहा है नीचे, है ना। वैसे भी तो ड्रिल करना इतना मुश्किल नहीं है, हमने बोरवेल तो हमने खोद ही लिया है ना, 150-200 मीटर तक के, राइट। तो ड्रिलिंग में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान जमीन के अंदर अभी तक नहीं गया, क्योंकि जमीन के अंदर जाना इज अ वेरी वेरी अनसेफ गेम। क्योंकि जमीन के अंदर जो तुमको चीजें मिलती हैं और जो तुमको टेम्परेचर मिलता है, उसके लिए ह्यूमन बॉडी कंड्यूसिव नहीं है। और उसके लिए हमने इतने कोई सोफिस्टिकेटेड सूट्स भी नहीं बना पाए फिलहाल, जो कि जमीन के अंदर के टेम्परेचर को हैंडल कर लें। ठीक है जी। तो इस चक्कर में इसकी रोटेशन की वजह से जो सारे के सारे आयंस हैं वो घूम जाते हैं, और उनकी वजह से देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड। एक बार इसको बना के देख लें किस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस दिखती होंगी इसकी। लेट्स से ये है तुम्हारा अर्थ, ठीक है। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट एज राउंड एज पॉसिबल। हम इसको यूज करते हैं इंक टू शेप। सो मान लो ये तुम्हारा अर्थ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दिस इज अर्थ। अब अर्थ घूम रहा होगा अपनी किसी इक्वेटर के अराउंड, सॉरी अपने एक्सिस के अराउंड। दिस इज लेट्स से द अर्थ्स एक्सिस। इसके अराउंड अर्थ घूम रहा है। और हमने नोटिस किया कि जो हमारा मैग्नेट है ना अर्थ के नीचे, वो कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड है। मतलब कि ये अगर तुम्हारा जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल है, दिस इज योर जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, एंड दिस इज योर जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो अर्थ की जो मैग्नेट की एक्सिस थी वो बिल्कुल उसके साथ अलाइंड नहीं थी। अर्थ की जो मैग्नेट की एक्सिस है
वो उससे कुछ एंगल पे थी एंड दिस एंगल इज हाउ मच 11.3 डिग्रीज. दिस एंगल इज 11.3 डिग्रीज. और अगर यहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ है तो यहाँ पे मैग्नेट का साउथ है. अगर यहाँ पे ज्योग्राफी का साउथ है तो यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ है. ठीक है. अगर मेरे को तुम्हें इंडिया के उसमें दिखाना है, ठीक है यार, मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट स्किल्स को तुम जज मत करना, पर तुम मान लो कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है. वैसे तो ये कुछ भी नहीं बना, पर ये इंडिया का मैप मान लो तुम. तो इसमें हम बोलते हैं कि ये ऊपर नॉर्थ है, ये नीचे साउथ है. सो हम तो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे हैं ना, मैग्नेट की तो हमने कभी बात नहीं की. सो अगर हम इसको ऊपर सीधा सीधा नॉर्थ मान ले और इसको नीचे सीधा सीधा साउथ मान ले, सो दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ, दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ. तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा कुछ इस तरीके से. एंड दिस इज द मैग्नेटिक साउथ, दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ. और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 11.3 डिग्रीज. ठीक है. कुछ और बातें कर लेते हैं अपन. एक चीज होती है इक्वेटर. इक्वेटर बेसिकली वो चीज होती है जो कि मान लो तुम्हारे पास अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है इस तरीके से. अगर ये अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है तो ये जो प्लेन बन गया ना, जो इसको बिल्कुल ऐसे बीच में से काट देगा, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर. अब हमारे पास दो एक्सिस हैं. एक तो ज्योग्राफिक एक्सिस जिसके अराउंड अर्थ घूमता है. तो ज्योग्राफिक एक्सिस के अराउंड अर्थ घूमता है, मतलब इस एक्सिस की वजह से जो यहाँ पे इक्वेटर बनेगा इसको हम बोलेंगे जियोग्राफिक इक्वेटर. इसको हम बोलेंगे जियोग्राफिक इक्वेटर. एक ये मैग्नेट की भी एक्सिस है. मैग्नेट की एक्सिस की वजह से जो इक्वेटर बनेगा इस तरीके से, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर. ठीक है जी. हमने काफी सारी बातें कर ली यार इसमें. सबसे पहले तो जहां ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है वहां पे मैग्नेटिक साउथ होता है, और जहां ज्योग्राफिक साउथ होता है वहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे अलाइंड नहीं होते. थोड़ा सा एंगल होता है इनके बीच में, एंड दैट एंगल इज इक्वल टू 11.3 डिग्रीज. फिर जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके बिल्कुल बीच में जो प्लेन निकलेगा, जो मैग्नेटिक एक्सिस को दो हिस्सों में बांट देगा, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर. जो ज्योग्राफिक एक्सिस को बिल्कुल बीच में से काट देगा उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर. सब कुछ समझ में आ रहा है? प्लीज गिव मी अ थम्स अप. और अगर आ रहा है तो एक बार ये सारी टर्म्स नोट कर लो, फिर हम कुछ और टर्म्स सीखेंगे. ठीक है. कुछ कुछ और चीजें होती हैं जैसे कि ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. ठीक है. मैं तुम्हें डेफिनेशंस लिखवा दूंगा इन सारी चीजों की, लेकिन जस्ट टू गिव यू ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट ज्योग्राफिक मेरिडियन इज. मान लो ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, ये ज्योग्राफिक पोल्स बन गए ना, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल. मान लो अर्थ के सरफेस पे कोई भी तुमने पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट. सो दिस इज एनी पॉइंट विच इज ऑन द अर्थ सरफेस. अगर हम एक ऐसा प्लेन लें, अ प्लेन जो कि अर्थ के सरफेस से इस पॉइंट में से पास कर रहा है, और ज्योग्राफिक साउथ पोल में से पास कर रहा है, और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल में से पास कर रहा है. मतलब ऐसा प्लेन जो ज्योग्राफिक पोल्स में से पास कर रहा है और इस पॉइंट में से पास कर रहा है, उसको हम बोलते हैं
geographic meridian at this point P. Okay, so ये बहुत ही पिंच नहीं कर रहा तुमको रंग, रुको. So this is geographic meridian at point P. इसकी डेफिनेशन चलो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? अगर अपनी नेक्स्ट क्लास होगी परहैप्स ट्यूसडे को, मंडे को शायद क्लास ना हो, तो ट्यूसडे की क्लास में हम अगले वाले टॉपिक्स करेंगे और उसके बाद वेंसडे की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, 2 ही क्लासेस लगेंगी, ट्यूसडे एंड वेंसडे. ओके, योर मंडे विल बी ऑफ. सो जियोग्राफिक मेरिडियन वो प्लेन होता है जो कि जियोग्राफिक पोल्स में से पास करता है और इस पॉइंट में से पास करता है. सिमिलरली यू हैव अ मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन वो पॉइंट होता है, वो प्लेन होता है जो मैग्नेटिक पोल्स में से पास करता है और इस पॉइंट में से पास करेगा. ठीक है, इसकी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे अगली कुछ क्लासेस में. मैं तुमको जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि होता क्या है. ठीक है जी. अब हम ना एक बार नए पेज पे चलते हैं, वहां पे जाके मैग्नेटिक कंपस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि कंपस किस तरफ अपना पॉइंट करती है. सो वंस अगेन लेट्स से वी हैव दिस अर्थ, और इस अर्थ में सबसे पहले मैं एक मैग्नेटिक कंपस बनाता हूं. यहाँ पे ये इस तरीके की कुछ कंपस होती है और यहाँ पे ना एक नीडल होती है. इस नीडल को तुम इस तरीके से पॉइंट करवा लो. ठीक है, ये नीडल होती है और यहाँ पे तुम्हारा होता है बेसिकली नॉर्थ, यहाँ पे तुम्हारा होता है साउथ. ठीक है, अब इस नीडल का क्या सीन है? ये नीडल हमेशा पॉइंट करती है तुम्हारा नॉर्थ की तरफ. नीडल हमेशा पॉइंट करती है नॉर्थ की तरफ. तो मैग्नेटिक कंपास में देखो, जहां पे तुम्हारी नीडल का मुंह होगा वो होगा नॉर्थ. ठीक है, अगर तुम्हारे पास फोन में एप्लीकेशन है तो वहां पे भी तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि फोन में मैग्नेटिज्म तो है ही. हमने चिपका के देखा था उस दिन, फोन के साथ चिपक गए थे वो. तो मतलब फोन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को यूज करके बेसिकली योर फोन कैन एक्ट एज अ मैग्नेटिक नीडल. अगर तुम जंगल में खो जाओ किसी दिन, देन देयर आर सम एप्लीकेशंस जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में तुम ट्रैवल कर रहे हो. सो मैग्नेटिक कंपास में योर नीडल इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. अगर तुम घूम जाओ, तुम्हारी कंपास अपनी डायरेक्शन नहीं छोड़ेगी, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करती रहेगी. इट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ. राइट, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लेट्स से अपनी एक्सिस बनाते हैं. ये एक्सिस है जियोग्राफिक एक्सिस. दिस इज जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, दिस इज जियोग्राफिक साउथ पोल. अब अगर मेरे को मैग्नेटिक एक्सिस बनानी है तो मैग्नेटिक एक्सिस मैं यहां पे बनाऊंगा. इस तरीके का मान लेते हैं कि हम बीच में मैग्नेट है, एंड दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक साउथ. तो जो हमने ऑब्जर्व किया, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थी वो इस तरीके से ट्रेवल कर रही थी. और इसमें कोई शक भी नहीं है, हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करती हैं. अब तुम सोच के देखो, मान लो तुम अर्थ के अलग अलग पॉइंट्स पे खड़े होके अपनी कंपास की डायरेक्शन देखना चाह रहे हो. तो सबसे पहले ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनी ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी. एक काम करते हैं, हम ना लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसकी. सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म. मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि क्या तुमको ये फीलिंग आ रही है ये बार मैग्नेट की तरह है यहाँ पे बीच में.
लेकिन अभी अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि ये बार मैग्नेट नहीं होता, ये मोल्टन फ्लूइड्स होते हैं। लेकिन इनकी ये जो बनती है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे रिजेंबल magnetic field lines of a bar magnet. Magnetic field lines due to Earth's magnetism resemble the magnetic field lines of bar magnet. This is number 1. ठीक है जी। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले वाले तुम पॉइंट्स लिख सकते हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारी वेरी करती है फ्रॉम 0.1 to 0.5 गॉस। ठीक है। अब जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूं कंपस के बारे में, मान लो तुम कंपस लेके यहां पे खड़े हो गए, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे लेके तुम कंपस लेके खड़े हो गए, यह तुम्हारी कंपस। तो नीडल को कहां पॉइंट करना है? नीडल तो यहां पे पॉइंट करेगी ना मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, तो नीडल तो तुम्हारी ऐसे पॉइंट करेगी नीचे। अगर मान लो तुम कंपस लेके यहां पे खड़े हो गए, तुम ऐसे खड़े हो, नीडल तुम्हारी पॉइंट करेगी ऐसे मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। लेकिन तुम सोच के देखो, तुम बिल्कुल यहीं पे जाके खड़े होगे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे ही जाके तुम खड़े होगे, यहां पे जाके अगर तुम चेक कर रहे हो तो तुम्हारी कंपस कहां पॉइंट करेगी? सीधा नीचे। सॉरी 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 सॉरी, अगर तुम बिल्कुल यहां पे जाके खड़े होगे तो नॉर्थ कहां है? यहां पे, बिल्कुल ऊपर। और अगर तुम बिल्कुल साउथ पे जाके खड़े होगे तो तुम्हारी नीडल कहां पॉइंट करेगी? बिल्कुल नीचे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर मैं बिल्कुल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे जाके खड़ा हो जाऊं, so my compass will be pointing directly upwards and it will be vertical. तुम ये बोल सकते हो कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक नीडल की, डायरेक्शन ऑफ नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपस इज वर्टिकल। यहां पे अगर तुम खड़े थे तो डायरेक्शन थी इसकी ऐसे टिल्टेड, यहां पे भी डायरेक्शन थी टिल्टेड, हर जगह पे डायरेक्शन टिल्टेड थी। लेकिन ये जो दो पॉइंट्स हैं, यहां पे अगर तुम्हें नॉर्थ की तरफ पॉइंट करना है तो तुम्हारी मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल ऐसे वर्टिकल पॉइंट करती है। डायरेक्शन ऑफ नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज वर्टिकल एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। फिर तुम आगे भी लिख सकते हो कि एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, योर नीडल इज पॉइंटिंग vertically upwards, needle is pointing vertically upwards। और साउथ पोल पे क्या होगा? योर नीडल विल बी पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मान लो तुम साउथ पोल पे जाके खड़े होगे, ठीक है, तुम बिल्कुल यहाँ पे एज अ ह्यूमन बीइंग खड़े हो, ठीक है, ऐसे इस तरीके से तुम साउथ पोल पे हो, यू हैव अ कंपास इन योर हैंड, और इसका पॉइंटिंग पोजीशन क्या होगी? नीचे, क्योंकि नॉर्थ पोल कहाँ है? यहाँ। सो यू कैन राइट द नेक्स्ट पॉइंट एट magnetic south pole, needle will be pointing vertically downwards। ओके। इक्वेटर की बात कर लें। अगर तुम इक्वेटर पे चले गए, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, मैग्नेटिक इक्वेटर वो प्लेन है जो मैग्नेटिक एक्सिस को दो हिस्सों में बांट देती है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे अगर तुम चले गए यहां पे, और तुम यहां पे अपनी कंपास चेक कर रहे हो, तो ये नॉर्थ पोल कहां दिखाएगा? बिल्कुल नीचे।
और यहाँ पे भी अगर तुम चले गए मैग्नेटिक इक्वेटर पे, तो ये नीडल कहां पॉइंट करेगा? बिल्कुल नीचे, क्योंकि नॉर्थ क्या है? बिल्कुल नीचे. सो योर नेक्स्ट पॉइंट इज एट मैग्नेटिक इक्वेटर. At magnetic equator, needle points horizontal. Needle is pointing horizontal. ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा विजुलाइज करने वाला चैप्टर है ये. अच्छा, सबसे पहले तो हम अभी क्लास को खत्म कर रहे हैं यहाँ पे. डू यू हैव एनी डाउट्स, कंफ्यूजन्स, कुछ पॉइंट्स जो नहीं समझ में आए हो? ओके, प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर सब समझ में आ गया तो.